हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड, जो कि आपका सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट रहने वाला है। हिंदी मीडियम में इसको आज हम कवर कर रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उस वीडियो को आप अगर देख लेते हो आपको जो ये सब्जेक्ट रहने वाला है ये पूरा कवर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा आपका एग्जाम किस प्रकार से आता है। कहने का मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन। आपको जाके पिन मैसेज चेक करना है, वहाँ पर ड्राइव बना रखी है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, जब आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, वो आपको सही या गलत बताने के ऊपर आता है। आपको बताना है भाई कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अब वो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, बट एग्जाम में आपको सही या गलत ही बताना है, ध्यान रखना। देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मैं पहला बताऊं, रॉयल बंगाल टाइगर जो है भारत का स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा आपका। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो इनको बारी बारी करके हम देख सकते हैं। बताना है कि हमको सही या गलत बताना है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति बेसिकली वो होती है बेसिकली जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिले, एक पर्टिकुलर प्लेस में, जगह जगह में देखने को मिले और कहीं देखने को ना मिले। जैसे कि अगर बोलूँ तो रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत की स्थानिक प्रजाति है, तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भारत के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है भारत के लिए एक स्थानिक प्रजाति हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। हमें नेपाल भूटान में देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम संख्या में हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है बेसिकली भारत की स्थानिक प्रजाति है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी ट्रू है ये। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है बेसिकली आपका भारत में पाई जाने वाली एक स्थानिक, जिसको हम एंडेमिक भी कह देते हैं इंग्लिश में, एक प्रजाति है। यद्यपि ये नेपाल भूटान और बांग्लादेश में भी पाई जाती है, लेकिन भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। आपसे क्या पूछा था भाई, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। देखिए, आपको पता होगा भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब एवरेज टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले कुछ गैसेज होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कह देते हैं। ठीक है, तो इनको कम करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, जिसका संधि कह लो, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों को के जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए करी गई थी। ठीक है, हुई कब थी ये 1997 में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसमें जिसे जो है 1997 में अपनाया गया था, और इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था। ठीक है, ध्यान रखना। समझ आया। स्टार्टिंग में वैसे कहूँ तो 1997 के आसपास भारत को इससे दूर रखा गया था, लेकिन बाद में भारत को भी ऐड कर लिया गया क्योटो प्रोटोकॉल संधि के तहत। ठीक है, मतलब जो निर्देश दिए गए थे गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, फिर बाद में भारत को ही मानने हो पड़े थे। समझ आ गया। तो सबको पता होना चाहिए, डेट वगैरह सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट आपका पूछा है क्वेश्चन कि साइलेंट वैली आंदोलन उत्तराखंड में हुआ, तो जो कि गलत है। ठीक है, आपको जो साइलेंट वैली आंदोलन है उत्तराखंड में नहीं होकर कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था, ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था ये आपका, केरल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा। तो साइलेंट वैली आंदोलन केरल राज्य में हुआ था, जहाँ एक बांध परियोजना के खिलाफ या डैम के खिलाफ बेसिकली पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो साइलेंट वैली जो कि एक आंदोलन है जो कि उत्तराखंड में ना होकर केरल में हुआ था। साइलेंट वैली के आसपास जितने भी फॉरेस्ट वगैरह है वो ना उजड़ जाए एक बांध की वजह से, इसलिए क्या है ये साइलेंट वैली आंदोलन चला था, ध्यान रखना, जो कि केरल राज्य का है। तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो सही क्या होगा नीचे मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अस्तित्व में आया। ठीक है, आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, तो ये 1972 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ताकि जितनी वाइल्ड लाइफ है उनको हम सुरक्षित कर सकें, संरक्षण दे सकें, तो ये सही हो जाएगा। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में लागू हुआ था, ताकि पशु और पक्षी और उनके आवास की रक्षा की जा सके। ठीक है, आवास तो इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं या कह लो पशु पक्षी हैं, तो उनके आवास, उनके हैबिटेट की सुरक्षा की जा सके, उनको संरक्षण दिया जा सके, इसलिए बेसिकली एक्ट लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट मैं बात करूं, ओजोन परत वायुमंडल की मध्य मंडल परत में पाई जाती है या स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपकी जो ओजोन लेयर है, ठीक है, आपकी जो ओजोन परत है वो कहाँ देखने को मिलती है? आपको समताप मंडल में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? समताप मंडल, समताप मंडल में देखने को मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कह देते हैं। तो मेजोस्फेयर यानी मध्य मंडल में ना मिलकर आपको समताप मंडल में देखने को मिलता है, और आपके जो एरोप्लेन वगैरह है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और हम जिस लेयर में रहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स की बात करो, जितनी भी लाइफ है, बेसिकली वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को आपको मिलती है। ठीक है, मतलब कि क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि क्षोभ मंडल में सारी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, सर्दी गर्मी जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन जितने चेंज हो रही है वो सब आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्लेन वगैरह उड़ाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए समताप मंडल में ये सब एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं, प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, ध्यान रखना है। और ओजोन लेयर भी आपको क्या है, कहाँ देखने को मिलती है? समताप मंडल में देखने को मिलती है। लेकिन जो डी स्टेटमेंट कह रही है भाई मध्य मंडल में देखने को मिलती है, तो गलत हो जाएगा। समझ आ गया? और बाकी पता होना चाहिए आपको कितनी आपकी जो लेयर होती हैं, ठीक है, या मैं कहूँ परत जो होती हैं हमारी वायुमंडलीय, वो कितनी होती हैं। आपकी एक क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल होती है, मध्य मंडल होती है, ठीक है, एक आयन मंडल होती है और एक बहिर्मंडल होती है। टोटल 5 आपकी क्या होती है? आपकी लेयर होती है, पहले परत होती है वायुमंडल की। समझ आ गया? तो समताप मंडल दूसरी लेयर है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, सही क्या होगा बता चुका हूँ, क्योंकि ओजोन परत जो है मध्य मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में स्थित होती है। अब जो अगला क्वेश्चन आपका आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, रिक्त स्थान भरने का आता है, जिसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे हर एक चीज को। ठीक है, देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इमेज, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। बेसिकली जो है IUCN, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, बहुत खतरे में होती हैं, जिनको हम एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं, जिनके लिए एक रेड लिस्ट जारी करी जाती है। रेड लिस्ट में उन सभी का नाम होता है जो कि खतरे में है, मतलब कि ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो कि उनको नुकसान पहुंचा रहे और वो जारी रहे, तो जितने भी रेड लिस्ट में नाम दिए गए ये क्या हो जाएंगे? ये विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये आपसे पूछा, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको IUCN ने रेड लिस्ट में किस के रूप में सूचीबद्ध किया? तो ध्यान रखना, अत्यंत संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में सूचीबद्ध कर रखा है रेड लिस्ट के अंदर। समझ रहे हो? संकटग्रस्त तो है लेकिन ये अत्यंत है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब कि बहुत खतरे में है अभी ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अत्यंत संकटग्रस्त आ जाएगा। समझ आ गया? अब आपके मन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको IUCN ने बेसिकली रेड लिस्ट में जारी करा है ना, तो ये IUCN का मतलब क्या होता है? देखिए, IUCN मतलब बेसिकली है, आप समझ सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर को बचाने के लिए बेसिकली काम करती है IUCN। तो यही बेसिकली नेचर में जितने वाइल्ड लाइफ वगैरह हैं तो उनको देखना है, और ठीक है, कौन खतरे में तो उनको रेड लिस्ट में जारी भी करना है, ताकि उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा की जा सके। समझ आ गया आपको? तो ध्यान रखना है, ठीक है भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं इंग्लिश में, अम्ल वर्षा और अम्ल वर्षा जो है डैश और डैश गैसों के वायुमंडल में उत्सर्जन के कारण होती है। तो कहने का मतलब है, जो आपको एसिडिक रेन देखने को मिलती है वो बेसिकली किन गैसों की वजह से आपको देखने को मिलती है, किन गैसों की वजह से जो वायुमंडल में वो मिल जाती है, ठीक है, वायुमंडल में जो उत्सर्जन हो रहा है उन गैसेस का, जो कि वर्षा में मिलने के बाद जल जो जिससे बारिश हो रही है उस जलवाष्प से मिलने के बाद अम्ल वर्षा हो जाती है। तो वो गैस का नाम आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, 2 गैस हैं, एक SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो गैस ध्यान रखना। तो ये बेसिकली गैस क्या करते हैं, जलवाष्प जिससे बारिश हो रही है वो जलवाष्प से हो रही है, तो जलवाष्प से बेसिकली मिल जाती है, जिससे जो है वर्षा जो होती है आपको एसिडिक रेन देखने को मिलती है या अम्ल वर्षा देखने को मिलती है। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डैश वे दवा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की बड़े पैमाने पर मृत्यु के लिए जिम्मेदार रही है। ठीक है, गिद्ध क्या होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गिद्ध होते हैं बेसिकली, जो गिद्ध जो है बड़ी संख्या में मर रहे हैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इसका एक दवा है, ठीक है, जो कि रीजन मानी जाती है बड़े पैमाने पर इनकी मृत्यु के लिए। देखिए, एक दवा है जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोफेनाक। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? डाइक्लोफेनाक बोलते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्ट ये नहीं खा रहे हैं, ये दवा है डाइक्लोफेनाक, डायरेक्ट ये गिद्ध नहीं खा रहे हैं। तो बेसिकली डाइक्लोफेनाक यूज किस लिए होता है आपको पता होना चाहिए। डाइक्लोफेनाक यूज इसलिए होता है कि मान लो आ, किसी जानवर को सूजन वगैरह हो रखी है, ठीक है,
तो उसको ठीक करने के लिए बेसिकली उनको डाइक्लोफेनाक दिया जाता है। हमने दे दिया, लेकिन क्या करते हैं जो गिद्ध होते हैं, मान लो जिसने डाइक्लोफेनाक ले रखा है, ये उसी को खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इससे इसलिए क्या हो रहा है, इनकी डेथ हो रही है, ध्यान रखना है। तो डाइक्लोफेनाक वह दवा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की बड़े पैमाने पर मृत्यु के लिए जिम्मेदार रही है। समझ आ गया? तो डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं, बट जो जानवर इसको खा रहे हैं अपनी सूजन वगैरह की वजह से, या जिनको दी जा रही है, तो ये उन जानवरों को खा जा रहे हैं, जिस वजह से बोला जाता है डाइक्लोफेनाक की वजह से क्या हो रहा है, गिद्धों की संख्या तेजी से गिर रही है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डैश उन विभिन्न गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को मापने की एक विधि है जो कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाती है। तो कार्बन फुटप्रिंट इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली वो क्या करती है, ये मेजर करती है कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कितनी है। ठीक है ना? जो अलग अलग गतिविधियों से बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रही है, तो उसको मापना है, उसको मेजर करना है, तो उसकी विधि क्या है, कार्बन फुटप्रिंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डैश कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो आपसे पूछा है भाई, एक कन्वेंशन जो कि आर्द्र भूमि जिसको हम वेटलैंड्स कहते हैं, उनको बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रामसर साइट हो जाएगा। ठीक है, रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर है जहाँ से रामसर कन्वेंशन की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जहाँ से रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। ठीक है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी रामसर साइट्स हैं, ध्यान रखना है। अगर आप नाम बता सकते हैं कुछ हो गया तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। समझ आ रहा है? देखिए, अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, आपको डिफरेंस बताना होता है। तीन आपको दिख रहे हैं, क, ख और ग, लेकिन एग्जाम में आपको दो ही लिखने होते हैं। ठीक है, तीन में से दो चूज करने होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस आपको लिखना होता है। तो मैं तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला देखो क्या है भाई, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एंड राष्ट्रीय हरित कोर। उसके बाद आपका जीव मंडल रिजर्व और आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट। देन आपका स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो ये तीन के ऊपर आपको ना अंतर बताना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और आपका राष्ट्रीय हरित कोर। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, ये पहलू है, मतलब किस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, किन एस्पेक्ट्स पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रेड बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ, तो प्रकार में जैसे कि जो आपका एनजीटी है, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, न्यायिक संस्था है। क्या है? एक न्यायिक संस्था है। आपकी जो राष्ट्रीय हरित कोर है, यह आपका बेसिकली क्या है, एक शैक्षिक कार्यक्रम है। अब देखो, न्यायिक संस्था का मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे कि मान लो जितने भी डिस्प्यूट वगैरह विवाद वगैरह है पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसमें न्याय तक ले जाना। ठीक है, उसमें जस्टिस तक बात करना, ठीक है, डील करना, सारे डिस्प्यूट्स में जितने विवाद वगैरह हो रहे हैं, तो उसको लीगली हैंडल करना। ठीक है, तो ये न्यायिक संस्था उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब आपके राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है उसका काम यही है, न्यायिक संस्था है। लेकिन आपको जो शैक्षिक कार्यक्रम है, क्या है, आपका राष्ट्रीय हरित कोर है, ध्यान रखना है। समझ आ गया? उद्देश्य की बात करूं तो राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है आपका, उसका उद्देश्य क्या है भाई, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित कानूनी मामलों का निपटारा करना। तो आपको जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है बेसिकली आपको पर्यावरण से बचाना है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, तो उससे संबंधित जितने भी कानूनी मामले दर्ज हैं या आ रखे हैं, तो उससे को निपटाना है। ठीक है, ध्यान रखना है लीगली। और राष्ट्रीय हरित कोर क्या है, छात्रों के बीच पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी है, बेसिकली मैं कहूँ तो अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है, और आपको जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और राष्ट्रीय हरित कोर जो कि एक शैक्षिक कार्यक्रम है, 2001 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। अब लक्ष्य समूह, मतलब कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसको टारगेट करता है और राष्ट्रीय हरित कोर किसको टारगेट करता है। ठीक है, तो देखिए, आपको जो लक्ष्य समूह है ना बेसिकली राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, जो नागरिकों को, उद्योग और सरकारी निकाय जो कि पर्यावरण विवादों में शामिल है, ये सबको शामिल करता है। चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सरकारी निकाय क्यों ना हो। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना हो, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, पर्यावरण के विवाद में शामिल है, तो ये उन सबको ही टारगेट करता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। लेकिन राष्ट्रीय हरित कोर जो है, इसका जो टारगेट ग्रुप है, लक्ष्य समूह, वो स्कूल के छात्र हैं। समझ आ रहा है आपको? यानी कि स्कूल के छात्र तक ये सीमित है। स्कूल के छात्रों को ही बेसिकली मैं कहूँ तो पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि पर्यावरण को ये नुकसान ना पहुंचाए। समझ आ गया? ऐसे आपका प्राधिकरण के प्रकार की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है, ये निर्णय देने की शक्ति से युक्त कानूनी प्राधिकरण है। समझ आ गया? कहने का मतलब है ये निर्णय दे सकती है क्योंकि इसके पास पावर है। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी उनको कहूँ तो मैं बात कहनी है,
निर्णय लेना, डिसीजन लेना है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि ये लीगली प्राधिकरण है, कि एक न्यायिक संस्था है। लेकिन राष्ट्रीय हरित कोर क्या है, एक पर्यावरण मंत्रालय के अधीन क्या एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, ध्यान रखना, जो कि अपनी इच्छा से लोग कर रहे हैं, वॉलंटियर प्रोग्राम इसे हम कह सकते हैं। समझ आ गया कि अपनी इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ये निर्णय देने की शक्ति इसके पास पूरी है, वो चाहे पर्यावरण का कोई भी मामला हो। समझ आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन आपका था वो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र था आपका, और दूसरा आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट था, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, और जैव संरक्षित क्षेत्र को हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो परिभाषा की बात करूं पहले दोनों की, देखिए, तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ना, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जो कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर मैं किसी एरिया को कह रहा हूँ कि आपका जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है या बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका मतलब है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि सुरक्षा पूरी तरीके से हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा मानवीय गतिविधि यहाँ पर ना हो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे। ठीक है, ध्यान रखना है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां समृद्ध जैव विविधता होती है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत के अंदर 4 है, ध्यान रखना है। 4 क्या है अपने यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो एक ऐसा जगह होता है जैव विविधता हॉटस्पॉट जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? बायो मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाइफ। ठीक है, जैव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाइफ। ठीक है, विविधता मतलब होता है वैरायटी, यानी कि जब जीवन में या लिविंग्स बींग्स में क्या आ जाए, वैरायटी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमें जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो मानवीय गतिविधियों के कारण संकट में है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। उद्देश्य की बात करूं तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आपका इसका पर्पस है संरक्षण देना और अनुसंधान करना, यानी रिसर्च करना पर्टिकुलर एरिया के लिए। और जैव विविधता हॉटस्पॉट के उद्देश्य की बात करूं तो संरक्षण के लिए पहचान और प्राथमिकता निर्धारण करना, कि मतलब हमें किसको बचाना है। ठीक है, तो संरक्षण के लिए पहचान दी जाती है। मान लो कि मैंने, जैसे कि अपना वेस्टर्न घाट है, एक ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, संरक्षण के लिए उसकी पहचान कर दी है। वेस्टर्न घाट के जितने भी स्पीसीज है उनको हमें बचाना है, और हमें प्रायोरिटी यहाँ पर निर्धारित कर दी है, प्राथमिकता हमने निर्धारण कर दी है कि यहाँ पर हमें पहले इस एरिया की जो स्पीसीज को बचाना है, क्योंकि ज़्यादा खतरे में है। समझ रहे हो, तो प्राथमिकता निर्धारण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद मानदंड की बात करो भाई, हम कब कहेंगे कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि आपका जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, और कब हम कहेंगे कि ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। देखिए, अगर मानदंड की बात करता हूँ तो जो आपका ये आपका रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका बेसिकली यूनेस्को जो है वो बेसिकली निर्धारित करता है कि कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है, या जैव संरक्षित क्षेत्र होगा। वैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूँ तो कम से कम 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए कम से कम। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न घाट, ठीक है, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी एक क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई वेस्टर्न घाट जो है आपका पश्चिमी तट जो है, अगर ये क्या आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो पहला मानदंड यही है कि 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियाँ वहाँ पर होनी चाहिए, अलग अलग पौधों की, जो कि 1500 के करीब होनी चाहिए। और लगभग मूल निवास का 70% नष्ट हो होना चाहिए। जितनी भी स्पीसीज वहाँ पर है उनका 70% जो है, जो वहाँ पर उनका हैबिटेट है वो नष्ट हो गया हो, तब हम क्या कहेंगे, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट में कंसिडर करते हैं। इंडिया के अंदर 4 ऐसी जगह हैं। भारत में उदाहरण की बात करूं तो नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी आपके कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, आप मैं कहूँ तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। और आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करूँ तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, एंड एक आपका निकोबार आइलैंड के अंदर है। ठीक है, इसको हम सुंदरलैंड भी कहते हैं। तो 4 आपके क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर। संरक्षण की स्थिति की बात करूं तो आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जैव संरक्षित क्षेत्र है, ये जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो संरक्षित मतलब होता है बचाना, है ना। तो संरक्षण की स्थिति की बात करूँ, बचाने की स्थिति क्या है दोनों की, तो देखिए आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये व्यवस्थित और कानूनी रूप से संरक्षित है, मतलब इसको लीगली कहूँ, कानूनी संरक्षित दे रखा है और सिस्टमेटिक तरीके से इसको बचाव कर रखा है। लेकिन आपका जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये हमेशा कानूनी रूप से संरक्षित नहीं होता है। संरक्षण प्राथमिकता के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कि सबको प्राथमिकता दे दी जाती है कि भाई हाँ पहले इसको बचाना है, इस जगह को, समझ रहे हो। लेकिन कानूनी रूप से तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को ही बचाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण की। दो तो हम देख चुके हैं, लास्ट आपका बच रहा है। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण की बात करता हूँ तो पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, यानी डेफिनेशन की। तो प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण, समझ रहे हो। देखो स्वस्थानीय मतलब कि स्वयं के स्थान में बचाव। तो प्रजातियां जो स्पीसीज है उनका जो प्राकृतिक आवास है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसमें उनका बचाव करना है, तो क्या हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण हो जाएगा। ठीक है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करता हूँ तो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर हम क्या कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। आप कह रहे हो यार ये क्या चीज है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। देखो अगर मैं स्वस्थानीय संरक्षण की बात करता हूँ ना, जैसे कि अपना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हो गया जिसकी हमने बात अभी करी है, तो ये सारी वो चीजें होती हैं भाई जहां पर हम स्वस्थानीय संरक्षण बोला जाता है। कहने का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, तो ये क्या होता है, हम जो जो भी पशु पक्षी पौधे जहाँ पर है ना, हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं की जगह पर जहाँ पर उनका आवास है वहीं पर उनका हम बचाव कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आपको जो बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं भाई, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं। मान लो कोई जानवर है, उसको हम चिड़ियाघर में, ठीक है, चिड़ियाघर में हम लेके आ जाते हैं, मतलब आपको पता है, आपको पिंजरे वगैरह बंद करके रख देते हैं, तो वहां उनको हम क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको जो आवास है, नेचुरल आवास, तो उनका जंगल वगैरह जहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन उसके बाहर हम उनको लेके आए, उसके बाद उनको हम क्या कर रहे हैं, बचाव दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें आपका चिड़ियाघर आ जाएगा, वनस्पति आ जाएगा, वनस्पति उद्यान आ जाएगा, आपका बीज भंडार आ जाएगा। ठीक है। समझ आ गया। तो चिड़ियाघर में जानवर के लिए, वनस्पति उद्यान में वनस्पतियों के लिए, बीज भंडार में ये सब आपका आ जाएगा। समझ आ गया। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण आपको समझ आ गया होगा, स्वस्थानीय संरक्षण भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बात करता हूँ स्वस्थानीय संरक्षण के उद्देश्य की, कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और विकास प्रक्रिया को बनाए रखना है। ठीक है। अब मैं कहूँ तो भाई जो आपका स्वस्थानीय संरक्षण है, इसका पर्पज यही होता है कि जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, आपस में भाई जितने भी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से रह रही हैं, ठीक है, क्रिया कर रही है। होता है क्या आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, आपका यही तो होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग के साथ बेसिकली अगर क्रिया कर रही है और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और जी रही है ना, अपने प्राकृतिक आवास के अंदर। तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखना है, और जो उसका विकास होते रहता है ये बनाए रखना है। ठीक है। ये जो विकास की प्रक्रिया ये चरमरा ना जाए, तो इसलिए बेसिकली क्या है, यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करूँ तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करना। ठीक है। मान लो कि वैसे हमने रॉयल बंगाल टाइगर की बात करी, ठीक है, तो वो संकटापन है, संकटापन सॉरी, वो एंडेमिक या स्थानिक प्रजाति है, इंडिया में पाई जाती है ना। तो ऐसे मान लो जो कि अभी क्या रेड लिस्ट में नाम है, जैसे कि हमने बात करी थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, मान लो उसको हम चिड़ियाघर ले आते हैं, ठीक है, वो बहुत कम, उनकी संख्या बहुत कम होते जा रही है, तो उनको चिड़ियाघर में जाके लिया है और उनको हमने बंद कर दिया, और वहां पर उनको क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, उनको एक नियंत्रित वातावरण हम दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करना क्या है, उद्देश्य होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण का। समझ आ रहा है। लाभ की बात करूं तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण में जो प्रजातियां हैं वो प्राकृतिक परिवेश में जीवित रहती हैं और विकसित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बचाव उनके प्राकृतिक आवास में दिया जाता है। लेकिन आपका जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है, तो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो जंगल में नहीं रह सकते, उनके लिए बेसिकली सहायक है। ठीक है भाई, संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो कि वो अपने नेचुरल आवास में नहीं रह पा रही हैं, या उस वजह से ही क्या उनके जहाँ पर उनका नेचुरल आवास है, प्राकृतिक आवास है, वहाँ जो जिनकी संख्या कम होते जा रही है, संकटग्रस्त प्रजातियों की, जहाँ उनका नेचुरल आवास है, उसी वजह से क्या हो रहा है भाई, ये संकटग्रस्त प्रजातियां बन रही है, तो इस वजह से वो जंगल में नहीं रह सकती। तो इसके लिए बेसिकली सहायक होता है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण। लागत की बात करूं तो सामान्यतः कम खर्चीला और अधिक टिकाऊ ये होता है, ध्यान आपको रखना है। और लेकिन आपका जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है ये महंगा भी होता है और अधिक संसाधन खपत करने वाला होता है। समझ आगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ध्यान रखना है। पहला आपका जैव विविधता के स्तर, कृषि क्षेत्र पर वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है, और ओजोन परत क्षरण का प्रभाव, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीट अगर होती है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो तीन के ऊपर आपको बेसिकली शॉर्ट नोट्स लिखने, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो कि एग्जाम में सेम ऐसे ही आता है। समझ आ रहा है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, जैव विविधता के स्तर। ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैव विविधता होती क्या है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाती, जो बता चुका हूँ, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स, तो उसको हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बेसिकली इसके 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला होता है अनुवांशिक विविधता, दूसरा आपका होता है प्रजातीय विविधता, और तीसरा होता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ठीक है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला है अनुवांशिक विविधता। क्या होता है अनुवांशिक को हम कहते हैं जेनेटिक। ठीक है ना, जैसे कि भाई हम इंसानों की बात करें, इंसानों में अलग अलग प्रकार के हमें इंसान देखने को मिलते हैं, गोरा, काला, छोटा, लंबा, समझ रहे हो ना। तो ये अनुवांशिक विविधता इसको हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पेरेंट्स से जैसे जीन्स मिले हैं, ठीक है, अनुवांशिक तौर पर, वो वैसे दिखते हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसे प्रजातियों में हमें देखने को मिलता है। एक ही प्रजाति के अंदर, मान लो मैं डॉग्स की प्रजाति ले रहा हूँ, तो डॉग भी हमें कई नस्ल के देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जीन में अंतर है उनका। ठीक है ना। तो अनुवांशिक विविधता क्या है? किसी एक प्रजाति के अंदर जीन का अंतर होना। ठीक है, ध्यान रखना। और ये विविधता प्रजातियों को अनुकूल और जीवित रहने में मदद करती है। ठीक है भाई, जो ये विविधता है जिसको हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं, ये प्रजातियों को भाई अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? अपने एनवायरनमेंट के जैसा एनवायरनमेंट है उसको अपने आप को ढाल लेना उसमें। ठीक है, तो विविधता प्रजातियों को अनुकूलन, एडेप्टेशन मतलब यही होता है कि अपने आप को क्या भाई उसी एनवायरनमेंट में ढाल लेना। ठीक है, उसी के अनुकूल अपने आप को बदल लेना, ढाल लेना। ठीक है, अनुकूलन इसको हम कहते हैं। और जीवित रहने के लिए मदद करती है क्या? अनुवांशिक विविधता। उदाहरण के लिए कुत्तों की अलग अलग नस्लें होती हैं और चावल की विभिन्न किस्में होती हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका अनुवांशिक विविधता के अंदर आता है। समझ आ रहा है? दूसरी आपका जो लेवल होता है, दूसरा स्तर जो होता है आपका प्रजातीय विविधता होती है। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं। देखिए, आपको खुद पता है, अगर मैंने डॉग की बात ले ली, ऐसे आपका कैट हो गया, ऐसे आपका टाइगर हो गया, आपका ऐसा लायन हो गया। ठीक है, ऐसे आपका वनस्पतियों में भी, पेड़ पौधों में भी अलग अलग प्रकार के आपको पौधे देखने को मिलते हैं। तो एक तो होती है भाई प्रजातियों के अंदर विविधता, जो मैंने पीछे बात करी। एक होती है प्रजातीय विविधता, है ना। तो अलग अलग प्रजाति का होना, तो किस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता को हम क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता हम कहते हैं, प्रजातीय डाइवर्सिटी हम कहते हैं। मान लो कि क्षेत्र ए है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको शेर भी देखने को मिल रहा है, हिरण भी देखने को मिल रहा है, आपको मोर भी देखने को मिल रहा है, एंड अदर आपको जानवर भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अदर आपको प्रजाति देखने को मिल रही है। तो ये क्या आपका, ये अलग अलग प्रजाति हैं, शेर, हिरण, मोर, ये सब क्या अलग अलग प्रजाति हैं जो कि एक क्षेत्र में रह रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रजातीय डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता हम इसको बोलेंगे। समझ आ रहा है? नेक्स्ट हम बात करें तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि वन, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि आदि। ठीक है, ये आपके अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र, और यहाँ पर जो है प्रजातियां अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अपने वन, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि जैसे इसी के अनुसार अपने आपको ढाल लिया है उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना। और अपना पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि वन, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि होते हैं, जिनमें प्रत्येक जीवन के लिए अलग अलग समुदायों का समर्थन होता है। ठीक है, वन में रहने वाले जो हैं उनकी अलग लाइफस्टाइल होगी, जितनी भी प्रजाति है, रेगिस्तान में भी ऐसा होगा, आर्द्र भूमि में भी ऐसा ही होगा, जो कि प्रत्येक जीवन के लिए अलग अलग समुदायों का समर्थन करता है। ये आपका पारिस्थितिक तंत्र। समझ आ गया? नेक्स्ट आपका कृषि क्षेत्र पर वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर पर आपका जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। जब एवरेज टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, औसत तापमान जब आपका बढ़ रहा है, उसको हम वैश्विक ताप वृद्धि बोलते हैं। तो कृषि क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसकी हम बात करेंगे। देखिए, तो वैश्विक ताप वृद्धि कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या है? यह प्रभाव पड़ेगा, फसल उत्पादन में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान जो है फसलों पर तनाव डालते हैं। ठीक है भाई, ये डालती है, जिससे क्या उनकी उत्पादकता घट जाती है। सीधी सी बात है भाई, तापमान बढ़ेगा, ठीक है भाई, बारिश वगैरह कम हमें देखने को मिलेगी, सूखा ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो उत्पादकता है ना वो जमीन की घट जाएगी, जिससे फसल उत्पादन में कमी आएगी। समझ रहे हो? तो पहला रीजन, पहला इम्पैक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद है जल संकट। जल संकट क्या होता है? वर्षा की बदलती प्रवृत्तियां जो हैं सूखे और सिंचाई में कमी का कारण बन सकता है। सही बात है भाई, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, जिससे जो वर्षा का जो पैटर्न है ना वो परिवर्तियां बदल सकती है, जिससे सूखा ही सिंचाई में कमी का कारण बन सकती है। मान लो किसी एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। तो वर्षा की बदलती परिवर्तित सूखे और सिंचाई में कमी का कारण बन सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैश्विक ताप वृद्धि। तो जल संकट इसका कारण हो जाएगा। उसके बाद कीट और रोगों में वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक है, गर्म जलवायु जो है कीटों और भी फसलों की बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा देती है, जैसे कीट और रोगों में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा आपका मृदा क्षरण, यानी कि जिसको हम सोइल डिग्रेडेशन भी कहते हैं, आपकी जो मिट्टी की क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी। तो अत्यधिक मौसमी बदलाव, ठीक है भाई, जब आपका ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलती है, तो इससे आपका मौसमी बदलाव होता आएगा, जिससे जो मृदा की गुणवत्ता है और जो उर्वरता है, जिसको हम फर्टिलिटी भी कहते हैं,
ठीक है, और जो फर्टाइलनेस है वो प्रभावित होएगी। ठीक है, इससे जो आपकी मृदा है वो खराब तो होएगी और उत्पादकता बढ़े उत्पादकता आपकी कम हो जाएगी। और इससे फिर क्या होगा, खाद्य सुरक्षा संकट हमें देखने को मिलेगा। कैसे? जितने भी फैक्टर मैंने ऊपर आपको बताए, अगर ये भाई लागू हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बाद, तो क्या आपको खाने की तंगी नहीं देखने को मिलेगी, खाद्य सुरक्षा का संकट नहीं आ जाएगा? क्योंकि समग्र प्रभाव से जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसके पूरा जब इम्पैक्ट डालेगा ये एक साथ, समग्र प्रभाव से क्या होगा, खाद्य उपलब्धता घटती है। ठीक है भाई, जब खाद्य उपलब्धता घटेगी यानी कि जब फूड आपका कम बन रहा है, आपकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, फसल बहुत कम उग रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इससे क्या होगा, कीमत आपकी बढ़ जाएगी। समझ आ गया? ध्यान रखना, सिंपल सा रूल होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा अगर इकोनॉमिक्स आपके पास थी। तो अगर भाई किसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, सबको वो हाई प्राइस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ गया? तो सेकंड भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका जो था इसमें ही, ओजोन परत क्षरण का प्रभाव। अगर ओजोन परत डिप्लीट होती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपको पता होगा। ओजोन परत जो है भाई, सनलाइट जो आती है अपने अर्थ पर, उसको फिल्टर करने का काम करती है। इसको में हम अल्ट्रावायलेट रेज यानी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हम कहते हैं, तो उससे हमें बचाती है। अगर डायरेक्ट हम तक पहुंचेगी ना हानिकारक पराबैंगनी किरणें, तो हमको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें वही प्रभाव की बात करनी है। तो ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और इसके शरण से होने वाले प्रभाव कौन कौन से देखिए। पहला है अत्यधिक यूवी विकिरण का संपर्क होना। ठीक है भाई, जब ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, ठीक है, डिप्लीट हो जाएगी, तो ये हम तो अत्यधिक यूवी विकिरण हम तक पहुंचेगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आएगी, तो इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है, आंखों की मोतियाबिंद जैसी बीमारी हमें हो सकती है, और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो सकता है। समझ आ गया? पहला प्रभाव है। उसके बाद पौधों को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि यूवी किरणें जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। आपको पता होगा भाई, फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये पौधे जो हैं जो अपना खाना बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसमें सनलाइट की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन सनलाइट के फॉर्म में वो यूवी रेज आ रही है जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी। तो इससे पौधों को नुकसान भी होगा, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, जिससे फसलें और वनस्पति क्षतिग्रस्त तो होगी ही होगी। नेक्स्ट बात करूँ, जलचर जीवन को नुकसान होने वाला है। जलचर यानी एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, जो आपके पानी वगैरह में आपको जो लाइफ देखने को मिलता है उसको हम जलचर जीवन कहते हैं। तो हमें उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है जलीय खाद्य श्रृंखलाओं के मूल आधार प्लवक को प्रभावित करती है। ठीक है भाई, आपको पता है भाई, जो जलीय खाद्य श्रृंखला जो कि डिपेंडेंट खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जब जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी जीव रह रहे हैं पानी के अंदर, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। तो ऐसे क्या भाई, खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। तो जो आपका पराबैंगनी किरणें जो है जलीय खाद्य श्रृंखला है, उसका मूल आधार है, प्लवक को प्रभावित करती है। प्लवक क्या होता है, कैसा ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, जो कि जैसे पानी की मूवमेंट वगैरह हो रही है तो उसी के साथ ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लवक क्या है, बेसिकली खाद्य श्रृंखलाओं का मूल आधार है। तो जलचर जीवन को नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा इससे। ठीक है, उसके बाद जलवायु प्रभाव। तो जलवायु प्रभाव क्या है, ये प्रक्रिया वैश्विक उष्मीकरण और वायुमंडलीय परिसंचरणों को प्रभावित करती है। समझ आ गया? अगर आपका जो भाई ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचता है, तो आपको जलवायु प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वैश्विक उष्मीकरण को और वायुमंडलीय परिसंचरणों को प्रभावित करेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व के 17 विशाल विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, जो 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है भाई वर्ल्ड के अंदर, तो भारत भी उनमें से एक है। ठीक है, ध्यान रखना, विशाल विविधता वाले देश 17 हैं, तो उसमें से भारत भी एक है। तो ऐसा क्यों है, भारत क्यों इन 17 देशों में से एक है? तो आपको क्या करना है, उपयुक्त कारण और उदाहरण देकर करके इस कथन की पुष्टि करनी है कि भाई भारत विश्व के 17 विशाल विविधता वाले देशों में से एक है। समझ आ गया? देखिए, तो भारत जो है बेसिकली विश्व के 17 महाविविधता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त उसको हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो जैव विविधता है ना, वो असाधारण स्तर पर पाया जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें क्या है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। तो पहला जो कारण हम बता सकते हैं यहाँ पर, प्रजातियों की समृद्धि, कि भाई इंडिया है ना, वहाँ पर हमें प्रजातियाँ बहुत देखने को मिलती है, प्रजातियों की समृद्धि बहुत देखने को मिलती है, चाहे वो भाई एनिमल्स की हो, पशु पक्षी की हो, चाहे वो प्लांट्स के हो। ध्यान रखना है। देखिए, तो भारत में 91,000 से अधिक तो प्रजाति पशुओं की मिलती है हमें, और 47,000 से ज़्यादा तो प्रजाति हमें पौधों की पाई गई है। तो देख लो कितना रिचनेस है हमारे इंडिया के अंदर प्रजातियों को लेकर, है ना। और भारत विश्व की कुल दर्ज प्रजातियां, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी प्रजातियां भाई रजिस्टर्ड हो रखी है, रिकॉर्डेड है, दर्ज हो रखी है, उसका लगभग 7 से 8% भाग
भारत में पाई जाती है, यानी समेटे हुई है। अगर 100% पूरे वर्ल्ड में पाई जाते हैं, उसका 7 से 8% इंडिया में देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन और भारत की पृथ्वी का जो कुल भूमि है ना, मतलब पूरा अर्थ है, उस पर जितनी भी लैंड है, जमीन है, उसका केवल 2.4% ही क्षेत्रफल जो है भारत के हिस्से में आता है। और 2.4% एरिया होने के बावजूद भी 7 से 8% यानी अपने एरिया से ज़्यादा तो ये अपनी प्रजातियों को संभालता है। समझ आ गया, ध्यान रखना है। तो भाई क्यों नहीं भारत शामिल होगा मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में, यानी कि मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी कि महाविविधता वाले देशों में। समझ आ रहा है, पहला रीजन आपको समझ आ गया। उसके बाद विविध पारिस्थितिकी तंत्र। इंडिया के अंदर आपको अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको प्रजाति देखने को मिलती है, वन, ठीक है, आपको पानी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपको आर्द्र भूमि देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारे क्या है यहाँ पर हमें पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो है प्रजातियां रहती हैं और अपना निवास करती हैं, ठीक है। अथवा जिसमें वन आपका आ जाएगा, घास के मैदान आ जाएंगे, रेगिस्तान आ जाएंगे, आर्द्र भूमियां आ जाएंगी, पर्वत आ जाएगा, समुद्री तट आपका आ जाएगा, द्वीप आ जाएगा। इसका आपको क्या पारिस्थितिकी तंत्र है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलते हैं, जो कि अपने ही आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र उस पर डिपेंडेंट है। उदाहरण के लिए आपका हिमालय, जो कि आपका पर्वत वगैरह में आ जाएगा, पश्चिमी घाट जो कि आपका समुद्री तट में आ जाएगा, सुंदरबन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये कि आपके चार बेसिकली मैं कहूँ तो ऐसे भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र को ही शो कर रहे हैं। समझ आ गया। उसके बाद उच्च स्थानिकता, ठीक है भाई, इंडिया के अंदर हमें क्या हाई एंडमिज्म यानी कि उच्च स्थानिकता देखने को मिलता है। कहने का मतलब है क्योंकि ऐसी प्रजाति जो कि इंडिया में ही देखने को मिलती है और कहीं देखने को हमें नहीं मिलती है, तो उच्च स्थानिकता की वजह से भी क्या भारत को इस कैटेगरी में शामिल करा जाता है। देखिए, तो भारत में पाई जाने वाली बहुत सी प्रजातियां स्थानिक है। स्थानिक मतलब बता चुका, जो कि उसी पर्टिकुलर जगह पर मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलती, अर्थात वे दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये क्या है आपका लायन टेल्ड मकाक है। और नीलगिरी तहर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कुछ और क्या आपके उच्च एंडेमिक स्पीसीज है, ये स्थानिक प्रजाति हैं। समझ आ गया। तो उच्च स्थानिकता होनी चाहिए, उसमें स्थानिकता है भारत में, जब ये क्या है वो 17 कंट्री में से एक है। उसके बाद 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर है। पहले ठीक है, ध्यान रखना है, तो भाई 17 कंट्री में से एक है ना भारत, हमें वही बताना है कि भाई आप स्टेटमेंट के लिए भाई उचित कारण दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, तो वही दे रहे हैं, है ना। तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, और आपका सुंडालैंड है, ठीक है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं, इसमें आप क्या बताओगे कि भाई इंडिया के अंदर ना बहुत से पशुओं को और बहुत से वनस्पतियों को या पेड़ पौधों को भाई उनकी पूजा करी जाती है, उनका सम्मान करा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इन प्रजातियां जितनी भी हैं, स्पीसीज हैं पौधों की और जानवरों की, तो उनकी प्रोटेक्शन में मदद करती है। जैसे अब हम काऊ की बात करते हैं, अगर कोई गाय को मारता है इंडिया के अंदर, तो कितना बड़ा वहाँ पर इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई गाय के लिए हमारी मैंने मान्यता है, गाय माता मानी जाती है ना, ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या भाई भारत के अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं हैं प्रजातियों को लेकर अलग अलग, तो इसलिए इनके प्रोटेक्शन का काम भी होता है। तो इसलिए क्या भारत में 17 कंट्रीज में से एक है। देखिए, तो भारतीय परंपराएं जो है जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा है। जैसे कि पवित्र वन, ठीक है, जिनको हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, कि परंपरा और गाय, सांप और मोर जैसे पशुओं के प्रति आस्था और श्रद्धा रखना, इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा, जो कि कहीं ना कहीं जैव विविधता संरक्षण में मदद देती हैं, बढ़ावा देती हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो इस रीजन से हम क्या बोलते हैं, इस रीजन से हम क्या बोलते हैं कि भारत जो है इन 17 कंट्रीज में से एक है, ठीक है, शामिल हुआ है इन्हीं रीजन्स की वजह से। अगला क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या मानदंड? अगर मैं कहूँ कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया है, इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करना है, तो इसके लिए वो कौन कौन से मानदंड उसको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करना है, तो उसके लिए 2 विशिष्ट मानदंड होते हैं। वैसे बता चुका हूँ पीछे ही, ठीक है, जब मैं आपको डिफरेंस के बारे में बता रहा था। बाकी ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा परिभाषित किया गया है कि भाई अगर किसी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता भाई हॉटस्पॉट में शामिल करना, तो ये 2 मानदंड उसको पूरे करने पड़ेंगे। पहला है उच्च स्थानिकता, ठीक है, तो उच्च स्थानिकता वैसे पीछे बता चुका हूँ। देखिए, इसमें आप क्या बताओगे कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में अगर कंसीडर करना है, तो उसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधे की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। संवहनी पौधे बेसिकली जिसको मस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, वो होते हैं जो कि बेसिकली उनमें ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि वाटर मिनरल्स यानी खनिज हो गया, आपका पानी हो गया, और जितने भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन जो है, वो प्लांट के अलग अलग
हिस्सों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, संवहनी पौधे कहते हैं, जो अपना जो कि भाई खाना जो है पूरे प्लांट में जितनी भी जगह है वहाँ पर ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है भाई। तो संवहनी पौधों में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, जो कि क्या है, उत्तक हैं ये, जिनको हम टिश्यूज भी कहते हैं। जाइलम क्या करता है भाई, प्लांट के अंदर जो है पानी पहुंचाता है पूरे प्लांट के सभी हिस्सों में। और फ्लोएम बेसिकली करता है, आपको पता है पत्तों जो लीव्स होते हैं वहाँ पर आपका खाना बनता है पौधों का, है ना। पौधों का खाना बन गया पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर, तो वहाँ से पूरे प्लांट तक खाना न्यूट्रिशन कौन पहुँचाता है, फ्लोएम पहुँचाता है, क्योंकि फ्लोएम एक टिश्यू है प्लांट का। समझ आ गया। तो ऐसे 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए उस क्षेत्र के अंदर। ठीक है। और स्थानिक प्रजाति होनी चाहिए, कहने का मतलब वो 1500 संवहनी पौधे वस्कुलर प्लांट्स और कहीं नहीं मिलने चाहिए। तो हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है, ये पहला मानदंड पूरा फुलफिल हो गया, और दूसरा भी हो जाता है तो हम बोल देंगे हाँ हॉटस्पॉट है ये। अर्थात वे प्रजाति जो केवल उस क्षेत्र में पाई जाती है और दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है, वो स्थानिक प्रजातियां होती हैं। लगभग 1500 संवहनी पौधों की प्रजाति होनी चाहिए, पहला हो गया मानदंड। दूसरा है प्राकृतिक आवास का भारी नुकसान होना चाहिए, लगभग 70% का लॉस हो गया उनके प्राकृतिक आवास का, इन प्रजातियों का। तो हम पक्का कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है और उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो क्षेत्र ने अपने मूल प्राकृतिक आवास जो कि ओरिजिनल वेजिटेशन है, ग्रीनरी जो है उसका कम से कम 70% भाग खो दिया है। ठीक है। तो ये दर्शाता है कि ये क्षेत्र गंभीर खतरे में है और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है, तो इसलिए इसको क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल कर लिया जाता है। समझ आ गया, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मानव जनसंख्या विस्फोट गंभीर संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन रहा है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो ये मानव जनसंख्या बढ़ रही है ना, जिसे मानव जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, गंभीर संसाधनों में कमी हमें देखने को मिल रही है और पर्यावरण में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो आपको इस बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको उस कथन को बेसिकली मैं कहूँ तो एक्सप्लेन करना है या पुष्टि करनी है इस कथन की, भाई कथन सही कह रहा है। ठीक है। देखिए, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको पता है। ठीक है। आज के टाइम पर वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिया और चाइना में तो खत से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। देखिए, तो मानव जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर लोगों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होना। ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि भाई बहुत तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से क्या हो रहा है, लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और अधिक लोग होंगे तो भाई क्या होगा, ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो भोजन की बात हो, यानी खाद्य की बात हो, जल की बात हो, ऊर्जा की बात हो, भूमि की बात हो और आवास की बात हो। ठीक है भाई, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा आएगी जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, और ये सब लिमिटेड है। ठीक है ना। जैसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता हमें होगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इससे होगा कि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं इस पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, यानी कि प्रेशर पड़ता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई संसाधनों में कमी होगी और पर्यावरण में गिरावट भी देखने को मिलेगी। समझ आ रहा है। अब देखो भाई, जमीन तो कम पड़ेगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जमीन कम पड़ेगी, तो जमीन कम पड़ेगी तो क्या करेंगे, कि जंगलों को उड़ा देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई मानव जनसंख्या विस्फोट कहीं ना कहीं संसाधनों में कमी और पर्यावरण में गिरावट करने का कारण बन रहा है। ठीक है। और अब बेसिकली क्या है, जिसके कारण संसाधनों में कमी हमें देखने को मिल रही है और पर्यावरणीय क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन देखने को हमें मिल रहा है। समझ आ गया। तो इन्हीं के ऊपर मैं बात करना, तो पहले हम बात करेंगे संसाधनों में कमी किस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है पॉपुलेशन के बढ़ने से, ठीक है, या मानव जनसंख्या विस्फोट से। तो पहला है वनों की कटाई। ठीक है, कि भाई वनों की कटाई हो रही है। देखिए, तो पेड़ों को लकड़ी, खेती और घरों और शहरों के निर्माण के लिए काटा जाता है, सीधी सी बात है, ये बताया मैंने आपको, है ना। और इससे क्या होता है, वनों में कमी आती है, सीधी सी बात है, जबकि वन क्या है, ऑक्सीजन और वन्य जीव और वर्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, आपको पता है ह्यूमन है और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। वो कहाँ से मिलता है, वनों से मिलता है, कि वनों में पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, और एज अ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं भोजन बनाने के लिए, है ना। अब आप खुद सोचिए, अब पेड़ कट गए सारे, ठीक है, जंगल कट जा रहे हैं, वन कट जा रहे हैं, तो इससे जो बैलेंस बना हुआ था ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड देने का, तो ये बिगड़ जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा था, बाकी वनों में कमी आती है, जिससे क्या, जो कि वन जो है ऑक्सीजन, वन्य जीवों और वर्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ध्यान रखना है। और उदाहरण के लिए अमेजन का जो जंगल है और भारत का जो मध्य प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर जंगलों की कटाई की जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जमीन बढ़ जाए। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान रखना है। जल संकट हमें देखने को मिलता है, क्यों, अधिक लोगों होंगे तो उनको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योगों के लिए। ठीक है।
और भूतल जल जो आपका भूजल जैसे हम कहते हैं, जैसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो कि समरसेबल वगैरह का यूज़ करके निकाला जाता है, इसका बहुत अत्यधिक दोहन हो रहा है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और ग्राउंड वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहाँ पहले, जहाँ पहले 150 फीट पर पानी मिल जाता था ज़मीन पर, आज वो कहीं ना कहीं 150 फीट तक पहुँच गया है। ठीक है, वो कितना पहुँच गया है? लगभग 150 फीट, 250 फीट तक पहुँच गया है आज के टाइम पे, है ना। तो यही रीज़न है भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा तेज़ी से यूज़ हो रहा है पानी का, ग्राउंड वाटर का। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, भूतल जल जो है आपका ग्राउंड वाटर है, इसका दोहन हो रहा है। और जो नदियाँ हैं वो भी सूखती जा रही हैं धीरे धीरे, समझ आ रहा है। और चेन्नई और बेंगलुरु जैसे जो शहर है, उनको गंभीर जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है, समझ आ रहा है। अब उसके बाद जीवाश्म ईंधन का शेयर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि पेट्रोलियम, जिसको हम फोसिल फ्यूल कहते हैं, वैसे जीवाश्म ईंधन को। तो जितना भी सीएनजी, डीजल, पेट्रोलियम वगैरह, तो इसका भी हमें शेयर देखने को मिल रहा है, नुकसान देखने को मिल रहा है। जिससे क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, इससे क्या हो रहा है भाई, कुछ जो प्राइस है वो भी थोड़े हाइक कर जा रहे हैं, प्राइस भी बढ़ जा रहे हैं। देखिए, पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस का भारी मात्रा में उपयोग जो है परिवहन और बिजली के लिए किया जा रहा है। और ये संसाधन बेसिकली क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यानी कि इनको बनाने में, बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इनको फिर से रिन्यू नहीं करा जा सकता, कर भी जा सकता है तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है और ऊर्जा की कमी हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा जा रहा है, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना है। और ऊर्जा की कमी भी हो रही है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, जीवाश्म ईंधन का शेयर है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए। अगर लोग कम होंगे, मतलब पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ेगी, तो क्योंकि हर संसाधन क्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं, जैसे पॉपुलेशन अनलिमिटेड मात्रा में बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्स ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों चीज़ इक्वल होगी, मतलब जितने रिसोर्स है उतने लोग होंगे यूज़ करने के, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी। ठीक है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। पर्यावरण क्षरण की बात करूँ भाई, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार से पहुंच रहा है, देखिए। पहला है वायु प्रदूषण। आपको पता है, आप देखिए साइड में इमेज देखिए आप, आपको दिख रहा होगा भाई कितने सारे व्हीकल्स हैं, जिससे भाई पोल्यूशन हो रहा है ना, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में ये पोल्यूशन फैल रहा है, जिससे कहने का हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचने वाला है। ठीक है, देखिए, तो अधिक वाहन और उद्योग जो होंगे तो हानिकारक गैस ये छोड़ते हैं, आपको पता है, जैसे CO2 और धुआं। ठीक है, CO2 आपका इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, उद्योग वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हेन, मतलब जब ये फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। व्हीकल्स वगैरह आप देख सकते हो तो धुआं उतना ज़्यादा ही होता है ना। तो अधिक वाहन और उद्योग होंगे तो भाई ये हानिकारक गैस छोड़ दे, जैसे कि CO2 हो गया, धुआं हो गया, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। ठीक है, और इंसानों को भी, खैर। और इससे बीमारियां और वैश्विक तापवृद्धि होती है। आपको पता है CO2 जो है एक मेजर रोल प्ले करती है आपको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ठीक है, ध्यान रखना है। क्यों? आपको पता होगा कि जो सनलाइट आपको दिन में मिलती है ना, वो रात को वापस भी जाती है। ठीक है, अर्थ से बाहर। लेकिन अगर CO2 ज़्यादा होगी ना, तो वो जो रात को भाई सनलाइट वापस जाती है, जो गर्मी ही अर्थ ने दिन में ली थी वो रात को वापस जाती है, लेकिन CO2 क्या करती है भाई, उस हीट को वापस जाने से रोकती है। ठीक है, वही कह रहे हैं, अगर CO2 ज़्यादा हो गई तो ये जितनी भी सनलाइट है उसको वापस जाने देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे अर्थ में ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोला जाता है भाई CO2 का प्रोडक्शन थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्या और तापमान बढ़ता है। आपको बता दिया तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये वापस जो हीट को जाने नहीं देता है, रोकता है। इस समय वैश्विक तापवृद्धि देखने को मिलती है और बीमारियां भी इससे ज़्यादा बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु की गुणवत्ता जो होती है ना, एयर की जो क्वालिटी होती है, अक्सर खतरनाक स्तर तक गिर जाती है, आपको पता है। और चर्चा में भी काफ़ी रहता है ये सर्दियों में, है ना, दिल्ली। उसके जल प्रदूषण हमें देखने को मिल सकता है, कैसे? देखिए, घरों और कारखानों में से निकलने वाला जो कचरा है वो नदियों और झीलों में डाल दिया जाता है, आपको पता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग क्या करते हैं भाई, घरों के कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में डाल देते हैं, झीलों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। और जो जल में जितने भी जीव रहते हैं, बेसिकली मछली की बात करूँ तो वो मर जाती है और बीमारियाँ फैलती हैं वहाँ पर। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए गंगा और यमुना नदियों का प्रदूषण आज के टाइम पर आप देख सकते हैं। मिट्टी का क्षरण हमें देखने को मिलता है, यानी कि भूमि का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करा जा रहा है ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब जितने ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन की जो उर्वरता है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, और दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म तक आप खेती कर नहीं पाते हैं उस ज़मीन पर, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा, हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भाई फसल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये उर्वरक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में एक जो खेती की उर्वरता है, ज़मीन की जो उर्वरता है वो कम कर देता है। इसे लॉन्ग टर्म में खेती करना बहुत कठिन हो जाता है। समझ आया? आपको ध्यान रखना है। अब भूमि का अत्यधिक उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो तेजी से प्रोडक्शन करना है भोजन का, तो इससे क्या हो रहा है, लेकिन सोइल का क्षरण हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, ध्यान रखना है।
उसके बाद जैव विविधता की हमें हानि देखने को मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? देखिए, प्राकृतिक आवासों को बेसिकली इमारतों और सड़कों के लिए नष्ट किया जा रहा है, जिससे भाई पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, इमारतों और सड़कों के लिए नष्ट कर रहे हैं प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास कहाँ पे रहते हैं? वनों में रहते हैं भाई। आपको जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी स्पीसीज वगैरह होती है, जैव विविधता होती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों बेसिकली कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर उनकी जो 70% उनका जो प्राकृतिक आवास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना, तभी तो उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कहा गया है। और वो बेसिकली जो 70% लॉस हमको देखने को मिला है, वो क्यों देखने को मिला है? वहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ हुई हैं उस वजह से। ठीक है, तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, आवासों को, जिनके प्राकृतिक आवास हैं, उनको इमारतों सड़कों के लिए नष्ट किया जाएगा, और कई पशु और पौधों की प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी या लुप्त प्राय हो जाएंगे, होने वाली होंगी। ठीक है, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि वो वहीं पर ही रह पाएंगे, कहीं और जाएंगे तो वो विलुप्ति हो जाएंगे, है ना। तो पशु और पौधों की प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं या हो रही हैं। ठीक है, तो इस समय जैव विविधता की हानि तो देखने को मिलेगी मिलेगी। उदाहरण के लिए ग्रेट इंडियन मस्टर्ड और जो बंगाल टाइगर है वो संकट में है। समझ आ गया? तो ये था आपका वीडियो जो कि एनवायरमेंटल साइंस के लिए था। आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपका जो सा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।